दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? तो फिर से आज हाजिर हुए हैं आपके सामने, है ना? आज बेहतरीन जगह ले चलते हैं आपको अंतरिक्ष की ओर। अंतरिक्ष में हम नासा और इसरो मिलकर क्या कर रहे हैं? एक मून बेस तैयार कर रहे हैं। अभी पहले हफ्ते में अगस्त के क्या हुआ? इसरो की और नासा की एक मीटिंग, फॉर्मल मीटिंग होती है। वहाँ पर मून बेस पहले कौन तैयार कर रहा था? नासा तैयार कर रहा था। उन्होंने अभी आमंत्रण दिया है कि श्रीमान जी आप भी आइए, और दुनिया भर की स्पेस एजेंसी से कोई उनको आमंत्रण ना मिलकर इसरो को ही क्यों आमंत्रण दिया जा रहा है, तो इसके पीछे की वजह भी आप जान लेते हैं। हमने चंद्रयान मिशन क्या किए थे? लॉन्च किए थे। 2008 में पहला लॉन्च हुआ था हमारा, चंद्रयान 1 हुआ था। चंद्रयान 2 हमने 2019 में लॉन्च किया, जो कि विफल नहीं रहा था, बस ठीक है कि वो उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाया जिसके लिए वो चीज़ें बनाई गई थी। 2023 में जब क्या नाम से आपने देखा होगा, इसरो के चीफ उस समय रोने लगे थे 2019 में, बड़ा भावुक पल था हमारे लिए भी। मैं बड़ा उस पर टेलीविज़न पे देख रहा था, और वो चीज़ तब एक फेलियर के साथ हम ये नहीं करते कि साहब हम हारते नहीं हैं, हम या तो जीतते हैं या फिर हम सीखते हैं। बात समझ में आई? तो जब हम कहते हैं कि जब हम हारते नहीं, या तो हम जीतते हैं या सीखते हैं। तो हमने 2019 में सीखा, और 2023 में फिर से हमने चंद्रयान 3 किया, और चंद्रयान 3 में हमने वो वाली चीज़ें करी कि दुनिया में कोई नहीं कर पाया। हम चाँद के साउथ पोल पर क्या हुए, हमने सॉफ्ट लैंडिंग की। हमारा एक रोवर था जिसका नाम था विक्रम रोवर, लैंडर था, उसका नाम क्या था? विक्रम रोवर में चीज़ें रहीं, सॉफ्ट लैंडर वहाँ पे लैंड किया गया साउथ पोल पर, और हमने विक्रम रोवर से क्या किया? वहाँ पर फुटप्रिंट छोड़े अपने। आपने वो तस्वीर देखी होगी कि विक्रम रोवर आगे-आगे चल रहा है, और पीछे क्या बन रहा है? भारत का नक्शा और तिरंगा बन रहा है, ठीक है? तो ये इंडिया लिखा हुआ था उस पर, और वो इतना वाला मतलब, और साउथ पोल पर क्या है कि कोई मूवमेंट नहीं है हवा का। तो वहाँ पर आप ये मान के चलिएगा कि आप वो सालों-साल, सदियों तक वो क्या रहेगा? जैसा प्रिंट हुआ है ना, वैसा ही रहेगा। ये एक जानी-मानी स्ट्रैटेजी थी, और जिसके चलते हम अभी और चीज़ें कर रहे हैं। तो हम साउथ पोल पर उतरने वाले पहले देश थे, और अभी क्या नाम से 2026 में जो चंद्र के जो मिशन हैं चंद्रमा के, 2 मिशन हैं जो महत्वपूर्ण हैं। एक तो चांगाई 7 है, ये चाइना का है, ठीक है? जो अभी अगस्त 24 को क्या होगा? लॉन्च होगा, और 1 अप्रैल में हो चुका है 26 में, ठीक है? वो कौन-सा था? वो था नासा का आर्कटिमिस। कौन-सा था? आर्टेमिस मिशन था। सेकंड आर्टेमिस 2 था, जो कि अभी कब अप्रैल में लगभग लास्ट वीक में उसको क्या किया गया था? नासा के द्वारा लॉन्च किया। 2 मिशन इस 2026 में लॉन्च हुए। एक तो अभी अप्रैल में हो चुका है, और एक अभी 24 तारीख को होने वाला है। बात समझ में आ गई? तो ये पूरी की पूरी आपको पटकथा जो हमने सुनाई, इसके बैकग्राउंड में हमने आपको बताने की कोशिश की। अब मून बेस क्या है? तो मून बेस एक ऐसी चीज़ हो रही है, एक ऐसा सेटलमेंट बनाने की कोशिश रही है, जिससे चंद्रमा पर लंबे समय तक व्यक्ति क्या कर सकें? रुक सकें। ठीक है? तो एक सेमी सेटलमेंट या परमानेंट सेटलमेंट की बात कर सकते हैं हम। इसको इस तरीके से कह सकते हैं। साउथ पोल पर ही क्यों हो रहा है? क्योंकि साउथ पोल पर ज़्यादातर चीज़ें कैसी हैं? तो वहाँ पर ज़्यादा मूवमेंट और पानी की संभावना बहुत है साउथ पोल, ठीक है? कई ऐसी कंडीशन हैं वहाँ पर जिससे आप अध्ययन करेंगे आगे चलकर साउथ पोल पर चंद्रमा के, ठीक है? अगर नील आर्मस्ट्रांग उस समय पहुँचे थे, 1969 में अगर वहाँ पर उतरे थे, वो कहाँ उतरे थे? नॉर्थ पोल पर उतरे थे, जो कि बहुत सिंपल है। साउथ पोल पर अभी तक कोई मूवमेंट नहीं हुआ था। इंडिया ने पहली बार वो भ्रम तोड़ा। साउथ पोल पर हमने वहाँ पर क्या किया? झंडे गाड़े, इंडिया का तिरंगा गाड़ा, और कई लोग हमसे पूछते हैं, कई लोगों ने हमसे ये भी पूछा, कई हमारे इस तरीके से वो था, हमने एफबी पे अपना पोस्ट किया तो कई पाकिस्तानी आ गए वहाँ पर। बोले बोले उससे क्या मतलब है? चाँद पे गए थे झंडे तो, बोले बोले हमारे तो चाँद पे ही, हमारे तो झंडे पे भी चाँद है। तो हमने उनसे कहा कि बेटा, झंडे पर चाँद होने में और चाँद पर झंडा होने में औकात का फ़र्क होता है। ठीक है? वही चीज़ है जो मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बार-बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और उसमें चीज़ें इस तरीके से हैं कि यहाँ पर एक तो बहुत ज़्यादा 80% हमें क्या मिलती है? सोलर एनर्जी की संभावनाएँ हैं, क्योंकि कई जगह ऐसा सिनेरियो है जो ज़्यादा ऊँचाई पर हैं, पहाड़ियाँ या यहाँ पर जो गड्ढे हैं,
वहां पर कुछ ऐसी स्थितियां बनती हैं कि वहां पर कई दिनों तक क्या रहता है, आपको केवल धूप ही धूप मिलेगी। कई जगह गड्ढे हैं तो वहां पर कई दिनों तक क्या मिलेगा आपको, सूरज की रोशनी ही नहीं मिलेगी। तो आप सोचो कि कितनी आदर्श स्थितियां हैं। हवा ज्यादा है नहीं, धूल ज्यादा है नहीं पृथ्वी की अपेक्षा। तो आपने अगर वहां सोलर एनर्जी स्थापित कर दी, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम अपना वो कर रहे हैं, R&D कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। यहाँ से चीजें क्या करेंगे हम बनाकर, वो कहाँ भेज देंगे, वो हम चांद पर भेजेंगे। और चांद पर भेजने के साथ क्या होगा, वहां पर हम इसको क्या कर लेंगे, स्टेब्लिश कर लेंगे। और स्टेब्लिश करने के बाद क्या होगा, यहां से हम चीजों को क्या करेंगे, यहां से शिप के द्वारा वहां तक क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे। ठीक है, इतना आसान नहीं है, लेकिन ये मिशन 2050 तक है। ठीक है, अभी से नासा ने इसरो को क्या किया, इनवाइट किया है। इनवाइट करने का सिर्फ एक ही कारण है कि साउथ पर पहुंचने, इतना तो नासा को भी ज्ञान नहीं है, इतना इसरो को ज्ञान है साउथ पोल के बारे में। चांद के बारे में हम ज्यादा दावा नहीं करते, क्योंकि हम फेंकते नहीं है पड़ोस की तरह। लेकिन हम ये दावा जरूर करते हैं कि शायद साउथ पोल पर उतना ज्ञान नासा के पास भी नहीं है इस समय, जितना ज्ञान इसरो के पास है। तो यहाँ इसरो की एक्सपर्टीज को वो लेना चाहते हैं। और एक विश्वसनीय संस्था है इसरो। और नासा में भी ज्यादातर जो वैज्ञानिक हैं वो कहाँ के हैं, इंडियन ओरिजिन के हैं या फिर इंडियन मूल के हैं। ठीक है, तो वो एक कम्युनिकेशन बना रहेगा और उससे क्या होगा, डीप स्पेस स्टडी को हमें करने में मदद मिल जाएगी। रिसर्च करने में क्या मिलेगी, मदद मिल जाएगी। मिशन मार्स के लिए हमें क्या मिल जाएगा, जैसे आज हम यहां से क्या कर रहे हैं, हम यहां से मान लो कि यहां से सोलर पैनल लगा देते हैं, वहां पर एनर्जी की जरूरतें पूरी हो गई। वहां पर हमने क्या किया, हम कह रहे हैं कि आइस है, हमने क्या कहा, आइस है। आइस के साथ क्या दिक्कत है कि जब हम इसको तोड़ेंगे तो ये काय में चली जाएगी, H2O में कन्वर्ट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये पानी बन जाएगा। और पानी बनेगा तो हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो लंबे समय तक आदमी रहेंगे तो ऑक्सीजन की क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। और जब जरूरत पड़ेगी तो ऑक्सीजन हम वहीं के वहीं क्या कर लेंगे, इसको इसको तोड़ देंगे तो वहां ऑक्सीजन की भी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। हम इस तरीके की कुछ ऐसी चीजें करेंगे जिससे हाइड्रोजन और एनर्जी की भी जरूरत हो जाए। हाइड्रोजन की जरूरत पूर्ण होने से क्या होगा, ये ईंधन का काम करेगा। भारत में भी अभी हाइड्रोजन ट्रेन चलाई जा रही है, पता है आपको, मोदी जी ने उद्घाटन किया था। कहां से कहां तक, हरियाणा में चल रही 90 किलोमीटर तक, ट्रायल फेस में है इस समय, लेकिन उद्घाटन हो चुका है। ठीक है, तो हाइड्रोजन एक ईंधन का काम करेगा। और जब हमें डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन की जरूरत पड़ेगी तो ईंधन हमारे पास है, एनर्जी हमारे पास है, हमारे पास और क्या है, ऑक्सीजन हमारे पास है। कुछ ऐसे सेटलमेंट हम कर लेंगे कि वहां खाने पीने की भी जुगाड़ हो जाए। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं। और उससे क्या होगा, उससे आप समझ सकते हैं कि आप मानव सभ्यता के बारे में, पृथ्वी पर जो कुछ भी है उसके इतर जाकर आप क्या कर सकते हैं, उसके बारे में पता लगा सकते हैं। हम मिशन मार्स के लिए या और कई ग्रह वहां पर उपस्थित हैं, वहां से हम क्या भर सकते हैं, उड़ान भर सकते हैं। बात समझ में आ गई, तो ये चीजें हैं। थोड़ा सा आप देख लेते हैं, इसका परिचय देख लेते हैं। मून बेस एक परमानेंट और सेमी परमानेंट लूनर आउटपोस्ट होता है, जिसे चंद्रमा की सतह पर स्थापित किया जाना है। ठीक है, दूसरी चीज है कि इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो यह एक दीर्घकालिक मानव उपस्थिति और गतिविधियों का केंद्र होता है। आप समझो इसमें क्या होने वाला है, तो इसमें दीर्घकालिक समय के लिए क्या करेंगे, हम मानव गतिविधियों को वहां पर सुचारू कर सकते हैं। अभी क्या होता है, अभी हम कोई अपना मिशन चालू करके गए, मान लो हमने कोई भी मिशन चालू किया, कोई भी मिशन चालू किया चंद्रमा पर, तो हम कितने समय के लिए, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, हफ्ते भर के लिए, महीने भर के लिए जा पाते हैं। यहाँ पर बात चल रही है कि सालों साल वहां पर क्या हो सकता है, यहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट की बात करी जा रही है। और जब हम कहते हैं कि चांद पर प्लॉटिंग होने वाली है, तो चांद पर प्लॉटिंग हवा में नहीं होने वाली है। यहां से क्या मिलेगा, हमें यहां से ईंधन मिलेगा। यहां से हमें क्या मिल रही है, हमें यहां से डीप इनसाइड मिल रही है कि ये चीज संभव है, आप समझो भविष्य के लिए। ठीक है, देखो, रोबोटिक सिस्टम और एस्ट्रोनॉट की भूमिका। रोबोटिक सिस्टम निर्माण, संसाधन अन्वेषण, डाटा संग्रहण और खतरनाक कार्य तरीके से होगा। एस्ट्रोनॉट का है कि संचालन, अनुसंधान और रखरखाव, निर्णय और नवाचार के विषय में हम क्या करेंगे, एस्ट्रोनॉट को भेजेंगे। पहले हम क्या कर रहे हैं, ये 3 फेज में पूरा का पूरा मामला सेट होने वाला है। पहला फेज अभी से 29 तक होगा, 29 से फिर अगला फेज होगा और फिर होगा 50 तक तीसरा फेज। तीनों फेज में हम क्या बात करने वाले हैं,
तो पहले फेज में हम रोबोटिक्स के माध्यम से हम क्या करेंगे, वहां पर एक्सप्लोरेशन करेंगे, वहां पर क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे, डाटा कलेक्ट करेंगे, फिर जाके हम क्या करेंगे, अगले फेज में एस्ट्रोनॉट भेजेंगे, एस्ट्रोनॉट के बाद फिर क्या करेंगे, वहां पर परमानेंट करने वाले। ठीक है, वैज्ञानिक अनुसंधान और टेक्नोलॉजी टेस्टिंग चलेगी। ठीक है, चंद्रमा पर मानव उपस्थिति का महत्व समझो आप, दीर्घकालिक स्पेस प्रेजेंस की दिशा में बहुत बड़ा कदम होगा। भविष्य में मार्स मिशन और डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन की तैयारी में है। पृथ्वी से परे मानव सभ्यता के विस्तार की नींव रखी जाएगी। अब आप देखो लूनर मिशन और मून बेस के बारे में समझो कि क्या है। लूनर लोडिंग की जब हम बात करते हैं, ये अल्पकालिक बात है, ये दीर्घकालिक बात है, एक लॉन्ग टर्म बात है, ये शॉर्ट टर्म बात है। ये परमानेंट मामला है, ये केवल मिशन अवधि के लिए होता है। ये अनुसंधान, निवास, उत्पादन, संसाधन, उपयोग और संभवतः जो चीजें हो सकती हैं उसके लिए बातचीत कर रहे हैं हम। यहाँ पर हम सीमित गतिविधियों की बात कर रहे हैं, तो आपको लूनर मिशन और मून बेस के बारे में समझना पड़ेगा। अभी आप समझो एक चीज और, हमारे यहाँ है स्पेस स्टेशन। स्पेस स्टेशन कहां पर है? आपने पृथ्वी की कक्षा का नाम सुना होगा, कक्षा होती है हर चीज की। वो कहां पर है? वो हवा में तैर रही है पूरे का पूरे स्पेस स्टेशन। ठीक है, स्पेस स्टेशन कई लोगों के कई तरीके से, एक तो पूरी दुनिया का है, फिर चाइना ने अपना अलग बनाया है ना, इंडिया भी अपने इस पे तैयारी कर रहा है। ठीक है, तो स्पेस स्टेशन पे जब कोई जाता है यहां से, तो पहले स्पेस स्टेशन पे रुकता है, स्पेस स्टेशन के बाद फिर वो क्या करता है, आगे निकलने की कोशिश करता है। जब हम मिशन मास की जब हमने बात की थी, है ना, इंडिया का जब मिशन मास हुआ था, तब वहां पर क्या हुआ था, हमने क्या किया था, हमने उसी ऊर्जा का उपयोग अपने लिए क्या किया, आपदा को ही क्या कर लिया था, हमने अवसर में बदल लिया था। बात समझ में आ गई? तो यहां पर ये 3 फेज में होने वाला है। ठीक है, पहली चीज देखो, मून बेस क्यों इंपॉर्टेंट है, ये समझने की कोशिश करना है पहले तो। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या बताया, मून पर स्थायी या सेमी परमानेंट ह्यूमन आउटपोस्ट बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आउटपोस्ट क्यों बनानी है, अभी वो भी समझ लेते हैं क्यों बनानी है। लाइफ सपोर्ट सिस्टम, सस्टेनेबल लिविंग विकास के लिए भी ये बहुत जरूरी है। स्पेस में लंबी अवधि तक रहने के लिए क्षमता विकसित करने के लिए मून बेस बहुत जरूरी है। इसके बाद क्या है, मार्स मिशन, है ना सॉरी, मार्स मिशन पर प्रिपरेशन के हिसाब से भी देखो आप, मून बेस बराबर मार्स मिशन कैसे होगा, ट्रेनिंग ग्राउंड बना देंगे हम चंद्रमा को, वहीं पे सब लोगों की क्या हो रही है, एस्ट्रोनॉट की क्या हो रही, ट्रेनिंग हो रही है, लोग वहीं पे ट्रेंड हो रहे हैं, वहीं पे मामला उनके आगे के जो है ना, हमें आगे स्पेस में रहने की क्या मिल जाएगी, वहाँ सीख भी मिल जाएगी। वहाँ हम एक ट्रेनिंग बेस बना देंगे, वहीं पे लोग खा पी रहे हैं, रह रहे हैं, कैसे रहना है वो तो खुद ही अपने आप में क्या है, एक तरह से स्पेस ही है। तो वहाँ ज्यादा बेहतर तरीके से स्पेस में बस ये चीज हो जाएगी कि आपको पानी की जरूरत मिल जाएगी। अभी क्या होता है कि पानी वहां पर होता नहीं है, तो पानी हम यहीं से क्या करते हैं, अब कितना स्टोरेज करके ले जाएं, पानी, हवा, ये बेसिक नीड होती है एक आदमी की। लॉन्ग ड्यूरेशन मिशन के लिए टेक्नोलॉजी और ह्यूमन अडोप्टेशन की टेस्टिंग वहीं हो जाएगी। डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए रॉकेट और लाइफ सपोर्ट की प्रणाली की अभ्यास कर लिया जाएगा वहीं पे। ठीक है, पृथ्वी पर उतने अच्छे तरीके से होता नहीं है। ठीक है, अब देखो दूसरी चीज क्या है, वाटर आइस एक्सप्लोरेशन। देखो कई हमने देखा, बताया ना आपको, ये इस तरीके से गड्ढे हैं साउथ पोल पर, के अंदर क्या है, क्या कभी भी धूप नहीं गई, यहाँ पर क्या है, बर्फ होने की संभावना है। उनके पोलर रीजन में वाटर आइस के बड़े भंडार हैं। वाटर आइस ड्रिंकिंग ऑक्सीजन और सबसे महत्वपूर्ण फ्यूल हाइड्रोजन ऑक्सीजन का स्रोत है। H2O जब टूटेगा तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में टूट जाएगा, तो ये पानी का भी काम करेगा, ईंधन का भी काम करेगा, ऑक्सीजन का भी काम करेगा। तो ये हमारे लिए क्या है, संजीवनी का काम कर जाएगा। लॉन्ग मिशन के लिए लाइफ सस्टेनेबिलिटी की सुनिश्चितता हो जाएगी। तीसरी चीज, पांचवी चीज क्या हो जाएगी, मून के ओरिजिन और सोलर सिस्टम के एवोल्यूशन को समझने में मदद मिलेगी। अभी हमारा नजरिया सोलर सिस्टम को समझने का धरती से है, हम वहां जाके कुछ चीजें और एक्सप्लोर करेंगे तो पता लगेगा कि जो हम समझ रहे हैं, हो सकता है कि अभी तक का जो भी ह्यूमन इन्वेंशन अभी तक हो पाया हो, वो सारा का सारा गलत दिशा में हो। ये भी बहुत बड़ी संभावना है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या कह रहे हैं, डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन की जब हम बात करते हैं, ब्लैक होल की खोज हुई इस दुनिया में। हमने पहले क्या समझा कि सूरज सबके चारों तरफ क्या होता है, दुनिया सूर्य के चारों तरफ घूमती है। फिर बाद में पता लगा कि नहीं, सूरज भी चारों तरफ क्या कर रहा है, अपनी धुरी पर घूम रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें जब समय बदलता है, एक्सप्लोरेशन होती हैं, जब ज्यादा से ज्यादा रिसर्च होती है, तब जाके क्या हमारे पास एक्चुअल पिक्चर आती रहती है।
ठीक है, तो अभी हमें कुछ भी जानकारी नहीं है, हम स्पेस के बारे में जीरो नॉलेज रखते हैं। कोई अगर ये दावा कर रहा है धरती पे भी कि हमें बहुत पता है साहब, कुछ भी पता नहीं है। हमें कितनी गैलेक्सी हैं, कितनी गैलेक्सी में कितनी-कितनी चीज़ें हैं, कितनी गैलेक्सी कितने बगल में, कुछ भी पता नहीं है। थोड़ा बहुत जो हमें नॉलेज ले पाए हम वो ले रहे हैं, बाकी स्पेस कितना बड़ा है, आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया। ठीक है? यूनिक लूनर एनवायरनमेंट में फिजिक्स, एस्ट्रोनॉट और जूलॉजी पर एडवांस रिसर्च करके हम क्या कर सकते हैं इसमें? भागीदारी कर सकते हैं। रेडियो, एस्ट्रोनॉमी, डार्क साइड से यूनिवर्स की गहरी जानकारी, ये सारी की सारी चीजें इसी के मून बेस से हम क्या करेंगे? ऑपरेट करेंगे और वो हमें जानकारी मिल भी जाएगी। स्पेस टेक्नोलॉजी टेस्टिंग, हैबिटेट मॉड्यूल, पावर सिस्टम, है ना, क्लोज लूप, लाइफ सपोर्ट, रियल टाइम टेस्टिंग, रूरल एनवायरनमेंट में नई टेक्नोलॉजी का परीक्षण, भविष्य के स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मजबूत आधार। और फिर हम कहते हैं कि मून बेस ग्लोबल स्पेस लीडरशिप की ओर बड़ा कदम है। वैज्ञानिक, आर्थिक और रक्षा की दृष्टि से रणनीतिक बढ़त बना सकते हैं। इंटरनेशनल कोऑपरेशन और जियोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि से क्या होगा? ये सब चीजें संभव हो जाएंगी। लूनर रिसोर्स, है ना, हीलियम 3, रेयर अर्थ एलिमेंट में भविष्य में एनर्जी और इंडस्ट्री में उपयोग में, स्पेस टूरिज्म, रिसर्च हब और माइनिंग जैसी नई अर्थव्यवस्थाओं को भी हमें क्या मिलेगा? बल मिलेगा। अब सोचो आप, रेयर अर्थ मिनरल की बात हम कर रहे हैं, हमारे यहाँ हीरा नहीं पाया जाता है, हमें दुनिया में पता है कि कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ कितने ग्रह हैं, उन पे कौन कौन सी चीजें, हो सकता है वहां ऐसी पड़ा हो। जो अपने यहाँ बहुत ज्यादा महंगा है वो वहां कोई कोड़ियों के भाव भी नहीं पूछ रहा हो। तो ये चीज तो हमारे पास क्या है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, इसलिए क्या कर रहे हैं हम, उसकी वैल्यू बहुत तरीके से लगा रहे हैं। लेकिन दुनिया में सोचो आप कितनी बड़ी हो जाएगी, आप सोचो स्पेस टूरिज्म कितना बढ़ जाएगा। बहुत सारी चीजें अर्थव्यवस्था के रूप में भी क्या करने वाली हैं? खुलने वाली हैं, उनको भी बूस्ट मिलने वाला है। ठीक है, तो ये मिशन इसलिए महत्वपूर्ण है, मून बेस मिशन। अगली चीज देखते हैं कि क्या है, कि लूनर साउथ पोल का महत्व बताइए आप। तो लूनर साउथ पोल का महत्व आपको इस पिक्चर में दिख जाएगा। यह है साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव। इसमें देखो आप कितने हैं, कई जगह बहुत बड़ी बड़ी ऊंचाई, ऊंची ऊंची चोटियां हैं और कई जगह बहुत बहुत गहरे क्या हैं? गड्ढे हैं। अब इन गड्ढों की एक विशेषता यह है कि इनमें कभी भी क्या नहीं पहुंचती? धूप नहीं पहुंच पाती। और जब हम कहते हैं कि धूप नहीं पहुंच पाती, और कई जगह टेम्परेचर 127, 128, 130 डिग्री सेल्सियस है, चांद का टेम्परेचर बता रहा हूं मैं। और कई जगह माइनस में टेम्परेचर है, और जहां माइनस में टेम्परेचर है वहां धूप भी नहीं पहुंच रही। तो यहां पर हम कह रहे हैं कि साउथ पोल पर ही क्यों मून बेस या स्टेब्लिशमेंट बनाने की बात हो रही है। तो यहां पर इसलिए हो रही है क्योंकि यहां पर बड़े रिजर्व पाए जा रहे हैं आइस के। ये तो पता लग गया है कि आइस बहुत बड़ी मात्रा में है साउथ पोल पर। और आइस अगर बहुत बड़ी मात्रा में है तो मैं कह रहा हूं कि उससे क्या क्या बना सकते हैं हम? उससे हम अपनी ऑक्सीजन की जरूरतें पूरी कर सकते हैं, पानी पीने की जरूरतें पूरी कर सकते हैं। सोचो आदमी महीनों महीनों रह सकता है पानी पी करके। ठीक है, और क्या कर सकते हैं हम? ईंधन की जरूरतें पूरी। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हम कहां कर रहे हैं? साउथ पोल पर कर रहे हैं। और जब हम कहते हैं कि हम साउथ पोल पर कोई चीज कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि यहां पर 127-28 डिग्री सेल्सियस क्या है? तापमान है। यहां पर हमारा सोलर पैनल लग जाएगा, यहां पर हमारा पानी का स्रोत लग जाएगा, यहां पर ट्यूबवेल लग जाएगा, और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? बगल में पूरी की पूरी सेटलमेंट कर लेंगे। आदमी जो काली खोपड़ी वाला मामला है ना, ये धरती पे तो ठीक है, दुनिया में तो ठीक है, ये यूनिवर्स में खतरनाक खतरनाक चीज है ये धीमे धीमे मामला सेट करता है। ये चीजें अपन ने अभी तक क्या की? एक्सप्लोर तो कर ली। और साउथ पोल का इसीलिए बहुत बड़ा महत्व है। आप देखो, पानी, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के स्रोत के रूप में बहुत उपयोगी है। स्थायी छाया वाले क्रेटर्स, इसमें क्या है, कई क्रेटर समय छाया में रहते हैं क्योंकि सूरज की रोशनी वहां नहीं पहुंच पाती। इन क्रेटरों में अरबों वर्षों से बर्फ का संरक्षित हो सकती है। इसके बाद कुछ क्षेत्रों में लगभग निरंतर सूर्य का प्रकाश बना रहता है। साउथ पोल की बात कर रहे हैं, कभी धूप कभी छाया वाली बात नहीं है, परमानेंट मामला है। यहां परमानेंट क्या है? साउथ पोल में ऊंचे ऊंचे क्षेत्रों पर लगभग 80 से 90% समय तक सूर्य की प्रकाश की उपलब्धता रहती है। पृथ्वी पर तो ऐसा भी नहीं है। पृथ्वी पर तो क्या है, 24 घंटे में 12 घंटे रात, 12 घंटे दिन।
यहां पर हम क्या कह रहे हैं कि कई क्षेत्रों में 90 से 80 से 90% तक क्या है, केवल सूरज 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 ही दिखाई दे रहा है। तो यहां पर हम क्या कर देंगे, बहुत रिसर्च कर ली, हम एक क्या कर देंगे, एक सूर्य की सोलर प्लेट लगा देंगे, है ना। ये योजना चला देंगे मोदी जी की। मोदी जी वहां पर काम कर सकते हैं भाई, चांद के लिए बने हैं, धरती के लिए और इंडिया के लिए पता हमें नहीं, चांद के लिए उन जैसी पर्सनालिटी कहीं और है ही नहीं। आप मोदी जी को यहाँ का प्रेसिडेंट बना दीजिए पूरे चांद का, फिर देखो आप चांद पे क्या हो सकता है, बुलेट ट्रेन से लेके कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हाँ मोदी जी से हम अनुरोध करते हैं कि आप जाएं, यहाँ पे प्लॉटिंग करवाएं, 2-4 प्लॉट हमें दें, हमारी टीम को दें, एक-एक प्लॉट हम लोगों के पास हो तो कम से कम हो तो कि हम जमींदार लोग हैं। ठीक है, अब देखो आप सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए आदर्श स्थितियां हमने बता दी आपको। भविष्य के मून बेस के लिए सर्वोत्तम स्थान की बात यहां पर हम कर रहे हैं। संसाधन उपलब्धता, ऊर्जा और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उपयुक्त, दीर्घकालिक मानव उपस्थिति के लिए सुरक्षित और टिकाऊ स्थान है ये। बात समझ में आ गई, मून बेस। नासा का फोकस साउथ पोल पर ही क्यों है, तो नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम मुख्य रूप से लूनर साउथ पोल पर केंद्रित है, जो अभी भेजा उन्होंने। वहां मानवीय मिशन स्थापित कर स्थायी मून बेस बनाने के लक्ष्य से इस मामला सेट किया जा रहा है। ठीक है, जल है, ऊर्जा है, वैज्ञानिक अनुसंधान हो ही जाएंगे, क्योंकि हमने उन चीजों पर भी विजय हासिल कर ली जो हमने। अब आपको थोड़ा पिक्चर आज थोड़ा इस तरीके से नहीं लग रही, कोई बर्फ बर्फ में ढकी हुई है मामला, ऐसा ही है वहां पर। ठीक है, आपने जब वहां पर विक्रम रोवर को देखा होगा तो ऐसा ही था मामला। ठीक है, तो आप देखो इधर फेज 1, फेज 2, फेज 3 में हम बात कर रहे थे। हमने बताया था कि फेज 1 में क्या होगा, रोबोटिक्स के द्वारा हम क्या करेंगे, सरफेस पे डाटा कलेक्ट करेंगे, फिर इसमें रोवर और सरफेस एक्सप्लोरेशन करेंगे, रोबोट जाएंगे, रोवर जाएंगे, कम्युनिकेशन सिस्टम की स्थापना करेंगे, पावर सिस्टम, सोलर, न्यूक्लियर और ये सारी चीजों पर हम क्या करेंगे, बातचीत करेंगे। इसके बाद लूनर डस्ट रेडिएशन का भी अध्ययन करेंगे कि भाई लूनर डस्ट किस तरीके से है वहां पर बहुत नुकीली डस्ट है, जैसे क्रिस्टल नहीं होते कांच के, इस तरीके से डस्ट उड़ती है, और जो अगर कपड़ों में लग जाए तो कपड़ों को फाड़ते हुए चली जाती है, वो डस्ट भी उड़ती है वहां पर। दूसरी चीज क्या है, रेडिएशन बहुत ज्यादा मात्रा में है, उस रेडिएशन में कैसे सरवाइव करना है उसका अध्ययन पहले बहुत जरूरी, तो पहले फेज में हम यही काम करने वाले हैं। दूसरे में हम क्या कर रहे हैं, सेमी हैबिटेट बनाएंगे, छोटे छोटे घर बनाएंगे ऐसे। ठीक है, छोटी छोटी इस तरीके से स्टेब्लिशमेंट करेंगे, ऐसी ऐसी कारें आएंगी वहां पर। लेकिन ध्यान रखना, वहां का जो गुरुत्वाकर्षण है पृथ्वी से कितना है, तो आपने जब फिजिक्स पढ़ी होगी तो उसमें पता होगा 1/6 है। ठीक है, तो जब आप ऐसे कूदते हैं तो 2-4 बार क्या करते हैं, ऊपर नीचे का मामला है। इसीलिए आपने देखा होगा जो एस्ट्रोनॉट होते हैं वो ज्यादातर बजनी वो पहनते हैं, ज्यादा कंट्रोल में रहे मामला। ठीक है, तो वो वेट इसलिए भी गेन करना होता है। अब देखो आप कार्गो डिलीवरी, मिशन, उपकरण और आपूर्ति भेजना है, प्रोसेसिंग, रोवर को उपयोग विस्तृत अन्वेषण के लिए भेजना, लिमिटेड एस्ट्रोनॉट और ऑपरेशनल कर्मचारियों को कम अवधि के मिशन के लिए दूसरे फेज में भेजना। ठीक है, सिस्टम लाइफ सपोर्ट और पावर का उन्नत परीक्षण भी इस फेज की विशेष वो है, क्या है, इसका लक्ष्य है। तीसरे में फिर हम आ जाते हैं आजादी से खेलने के लिए। 2050 तक हमें क्या करना है, ये एस्टेब्लिश करना है ना। परमानेंट हैबिटेट की बात हम कर रहे हैं, है ना। साइंटिफिक लेबोरेटरी की बात करेंगे हम यहाँ पर, हैवी कार्गो डिलीवरी की बात करेंगे, सोलर पैनल भेजने की बात करेंगे, है ना। तो ये सारी की सारी चीजें क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। और जब हम कहते हैं कि यहाँ पर हम बातचीत कर रहे हैं तो इसका मतलब सीधा है कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। मून इकोनॉमी और रिसोर्स यूटिलाइजेशन की शुरुआत यहाँ से हो जाएगी। मून की इकोनॉमी क्या है, यूटिलाइजेशन किस तरीके से होगा, वो सारी की सारी चीजें हम क्या करेंगे, यहाँ से करेंगे। ठीक है, अब आप पांचवा देखो, इसमें पांचवी चीज क्या है, हम कहना हमने क्या क्या देखा अभी, कि सबसे पहले ये मून बेस क्यों इंपॉर्टेंट है, साउथ पोल क्यों इंपॉर्टेंट है, फिर मून बेस से क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं वो आप देखो। वाटर एक्सट्रैक्शन हम यहाँ से करेंगे, पानी स्वच्छ जीवन समर्थन के लिए उपयोगी है ना। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन फ्यूल, है ना। ट्यूनर जियोलॉजी स्टडी के बारे में हम बात करेंगे इन चट्टानों की। ठीक है, और ये बेनिफिट क्या क्या देंगे, इसरो मून पर उपलब्ध संसाधनों का उपयोग वहीं पर करना है।
और इसमें क्या है, निर्माण सामग्री, धातु, पानी, गैस आदि का स्थानीय उपयोग भी बढ़ जाएगा। मार्स मिशन के लिए बहुत बड़ा सपोर्टर होगा ये मान लो आपकी ये क्या है, ये लॉन्चर बन सकता है मार्स मिशन के लिए वहां से। तो हमें मून हम जो कहते थे अभी तक धरती पे, मामा चंदा मामा हमारे पृथ्वी के क्या हैं, भाई हैं, वो हमारे मामा हैं। अब वो चंदा मामा पे आप भाने जा रहे हैं तो वो क्या करके आ रहे हैं, वो भांजे जाएंगे और वहां पर प्लॉटिंग करवा के लौटेंगे अब की बार। ठीक है, वो जो प्लॉटिंग का सपना दिखा रहे हैं ना एलोन मस्क, वो कहते हैं स्पेस एक्स एजेंसी, अब वो तो करने भी लगे हैं। ठीक है, अब देखो आप प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ में देखो आप, स्पेस इकोनॉमी, माइनिंग, टूरिज्म, स्पेस टेक्नोलॉजी के नए अवसर, निजी कंपनियों के लिए रिसर्च और इनोवेशन और कॉमर्शियल लाभ भी इससे क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। ठीक है, और इंटरनेशनल पार्टनरशिप भी इसमें क्या होगी, बॉन्ड में क्या होगी, विभिन्न देशों के स्पेस एजेंसी के बीच सहयोग और ज्ञान का आदान प्रदान होगा। ग्लोबल शांति, विश्वास और साझा प्रगति को क्या हम करेंगे, हम बढ़ावा देंगे। बात समझ में आ गई आपके? तो ये सारी की सारी चीजें इससे क्या होने वाली हैं, खुलने वाली हैं। आगे की चीज देखो आप, उन बेस की चैलेंजेस क्या क्या हैं। अभी तक तो हमने सारी मजेदार चीजें हमने देख लिया कि किस तरीके से पैसा कमाया जाएगा, किस तरीके से स्पोर्ट्स टूरिज्म बढ़ेगा। वहां पर हम क्या कर देंगे, हम वहां पर सैटेलाइट कर वो कर देंगे, वहां पर सब चीजें सेटल कर देंगे, वहां पर रहने की व्यवस्था हो जाएगी, दादाजी के 40 एकड़ खेत हो जाएगा, वहां पर क्या होगा, अपनी बिल्डिंग हो जाएगी। सारी चीजें जब हम बता रहे हैं तो उसके बियॉन्ड एक चीज और भी है। अब चैलेंजेस क्या, अगर इतना सिंपल होता तो अमेरिका अभी तक पहुंच ही जाता है ना। मोदी जी ने अभी तक अपने पैरा कमांडो भेज ही दिए होते, एनएसजी पहुंच गई होती। इतना आसान नहीं है मेरे दोस्त, मंजिल पाने के लिए थोड़ा तो चलना पड़ता है। अभी बहुत कुछ चलना पड़ेगा 2000 पर, लेकिन ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि अगर पहली सीढ़ी हम लगा रहे हैं, दूसरी सीढ़ी हम लगा रहे हैं, इसका मतलब है कि हम एक पड़ाव पर हैं, अगले पड़ाव की तैयारी में हैं। और जब हम कहते हैं कि डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन की बात हम कर रहे हैं, तो इसका मतलब सीधा है कि आप केवल अब चांद तक सीमित नहीं रहोगे, चांद के बियॉन्ड भी कुछ दुनिया है। मेरे हुजूर बड़ी जुर्म है बेखबरी। ठीक है, तुम्हारे बज़्म के बाहर भी एक दुनिया है, मेरे हुजूर बड़े जुर्म है बेखबरी। इसीलिए जुर्म आपका यही है कि आप नहीं जानते हो। अगर आप ये दावा कर रहे हो बार बार कि मुझे सब कुछ पता है, मैं भगवान के बारे में सब जान चुका हूं, अल्लाह के बारे में सब जान चुका हूं, आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। ठीक है, इसलिए जब आप ये कहते हो, आप समझने की कोशिश करो कि आप कुछ भी नहीं हो। आपने अपनी गैलेक्सी को नहीं जान पाए आप। दुनिया में कितनी गैलेक्सियां हैं वो तो गिनती भी नहीं पता तुम्हें। तुम काउंटिंग तक नहीं जानते हो, तुम और क्या हम तुमसे बोले, तुम्हारे ज्ञान का क्या परिलक्षण। मुझसे अगर पूछो तो मैं बिल्कुल, आप मान लो कि ज्ञान के रूप में नगण्य आदमी हूं। जीरो नहीं हूं, जीरो से भी नगण्य आदमी हूं। क्यों? क्योंकि एक गैलेक्सी है और गैलेक्सियां कितनी उनकी गिनती भी नहीं पता है। उस गैलेक्सी में एक पृथ्वी है, एक पृथ्वी पर एक भारत है, एक भारत में एक दिल्ली है, एक दिल्ली में एक मुखर्जी नगर है और एक मुखर्जी नगर में एक कोई घर है, एक घर में एक हम हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं। तो आप समझो कि हमारा अस्तित्व इस पूरे के पूरे यूनिवर्स में क्या है। बात समझ में आ गई? इसलिए अब आगे चलते हैं चुनौतियों की। तो रेडिएशन यानी विकिरण क्या है, तो मून पर मैग्नेटिक फील्ड और ऑटोस्फीयर का अभाव है। कॉस्मिक रेस, इंडिया अब पृथ्वी के साथ क्या अच्छी चीज है, यहाँ पर ये चीजें हैं, मैग्नेटिक फील्ड है हमारी पृथ्वी के ऊपर, है ना, ऑटोमोस्फियर है, सारी चीजें हैं, कॉस्मिक रेस, सोलर फ्लेयर्स से एस्ट्रोनॉट के लिए बड़ा खतरा होता है। चरम तापमान रहता है हमेशा, दिन में लगभग 127 डिग्री क्या है, टेम्परेचर है। तो जो 250 डिग्री सेल्सियस पर आप भाप बन खत्म ही हो जाओगे मामला। ठीक है, इक्विपमेंट और स्ट्रक्चर पर नकारात्मक प्रभाव है। डूनर डस्ट की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे बहुत सारी क्या है, नुकीले और चिपचिपी क्या है, एक डस्ट हमेशा रहती है। इक्विपमेंट को बहुत नुकसान करती है, सांस और आंखों के लिए बहुत हानिकारक है। ये इतना सिंपल मामला नहीं है। एक बार चांद के लिए गए और खुली सांस ले लिए तो खत्म हो गया उसी दिन आपका जीवन। ठीक है, संचार में देरी है,
वहां से यहाँ तक कम्युनिकेट करने में कम से कम 2.5 सेकंड का क्या है अंतर है। रियल टाइम हम कहीं नहीं पाएंगे। 1 सेकंड में आपका वो मिशन क्या हो गया, गिरा, खत्म हो गई मामला। ठीक है, 2.5 से 3 सेकंड का क्या है, देरी से चलता है मामला। लाइफ सपोर्ट सिस्टम देखो आप, ऑक्सीजन, वाटर, फूड का निरंतर प्रबंधन अनिवार्य है। सिस्टम फेलियर मतलब जान का खतरा है। उन मिशन और बेस कंस्ट्रक्शन अत्यंत महंगे हैं वहां पर, इसमें खर्चा बहुत है, हाई कॉस्ट है। विकास, रखरखाव और आपूर्ति की लागत इतनी ज्यादा है कि पूछो मत। ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। स्पेस लॉ, चंद्रमा पर संसाधनों के स्वामित्व को लेकर स्पष्ट अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का अभाव है। अभी तक कोई नहीं जा पाया है ज्यादातर, तो वहां पर सब लोग क्या हैं, हमारी टेरिटरी कर रहे हैं। तो वहां पर स्पेस लॉ नहीं है कोई भी। प्लेनेटरी प्रोटेक्शन, पृथ्वी के सूक्ष्म जीवों से मून के पर्यावरण को बचाने के लिए, मून से अर्थ पर संभावित प्रदूषण को रोकने के लिए कोई भी प्रोटेक्शन की वो नहीं है, जुगाड़ नहीं है। ठीक है, ये था हमारा पूरा का पूरा आज का लब्बु लुआब, तो मैंने आपको क्या करने की फेवर करने की। उम्मीद है कि मून बेस आप समझ गए। और अगर आप इतने सिंपल वे में नहीं समझ पा रहे हैं, इसका मतलब है कि मास्टर ठीक, थोड़ा अपने चेकअप पे भी ध्यान दीजिए। 2200 रुपये लगेंगे, अपोलो में जाइए, पूरा का पूरा क्या करना है, अपन को चेकअप कराना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम सो रहे हों, है ना। तो मास्टर पे ज्यादा दोष। ठीक है, अब आप देखो, अंत में देख, भारत की भूमिका देख लेते हैं। भारत की भूमिका के बारे में हमने बताया आपको। हमने चंद्रयान 1 भेजा 2008 में, चंद्रयान 2 भेजा हमने, चंद्रयान 3 भेजा, और चंद्रयान 3 में फाइनली कहाँ पहुंचे, तो हमारे टास्क थे, जो हमारे टारगेट थे वो अचीव, पूरी तरह से अचीव, तो ज्यादा अचीव, तो उम्मीद से बढ़कर आलमपना। जाइए बीएसएनएल लगवाइए। ठीक है, चंद्रयान सक्सेस के लिए आप देखिए, चंद्रयान 3 की सफलता सॉफ्ट लैंडिंग कब हुई, 2023 में। भारत चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश बना। इसरो का लूनर एक्सपर्टीज देखिए आप, लूनर ऑर्बिट, लैंडर, रोवर और डीप स्पेस मिशन का अनुभव है इसके पास। कम लागत में उच्च गुणवत्ता वाली तकनीक है भारत की, ये सबसे बड़ी ताकत है। मार्स मिशन हमने उतने में भेज दिया था जितने में का मून मिशन भी नहीं गया था। ठीक है, ये कुछ चंद 100 करोड़ रुपए में हमने मार्स मिशन भेज दिया है दुनिया धरती से। ये अभी तक कोई नहीं कर पाया, अभी तक मानव सभ्यता जब से हुई है आज तक वो चीज कोई कर नहीं पाया जो भारत ने कर दी। ठीक है, तो यहां पर हम क्या हैं, ये तो हम बहुत इंडिया जुगाड़ पे चल रहा है, तो जुगाड़ हम बता देते हैं दुनिया के लिए ये देखो, नासा इसरो कॉपरेशन, निसार, आर्टेमिस प्रोग्राम और लूनर एक्सप्लोरेशन में सहयोग, ज्ञान, डेटा और तकनीक का साझा उपयोग भारत के साथ। चौथा है साइंटिफिक डिप्लोमेसी, वैज्ञानिक कूटनीति भारत की वसुधैव कुटुंबकम की सोच को बढ़ाती है। विकासशील देशों के लिए स्पेस नॉलेज शेयरिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग में भी क्या कर रहे हैं हम, यह है यूपीएससी का कोर। भारत की भूमिका, ऐसी क्वेश्चन बनेंगे। बढ़ती स्पेस रेस में भारत कहां खड़ा है, या भारत की भूमिका क्या है, तो उन्हें बताओ ऐसे सब चीजें, हम कहां खड़े हैं। ठीक है, हमारा बहुत कॉपरेशन नासा के साथ, दुनिया की एजेंसियों के साथ हो रहा है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमी, रणनीतिक स्वायत्तता, स्पेस में आत्मनिर्भरता, तो निर्णय लेने की स्वतंत्रता और राष्ट्रीय सुरक्षा और तकनीक की श्रेष्ठता को मजबूत करती है। फ्यूचर ह्यूमन स्पेस फाइट रोल, गगनयान कार्यक्रम के अनुभव को उपयोग और चंद्र अभियानों में भविष्य में आप देखेंगे कि अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा के आधार पर भूमिका में क्या होंगे, संभवतः हम हासिल करेंगे। और बैलेंस इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, बहुपक्षीय साझेदारी, लेकिन राष्ट्रीय हित सर्वोपरि रखते हुए हम इस साझेदारी को करेंगे। और दुनिया को जो हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, धरती क्या है, एक कुटुंब की तरह है, तो उसके लिए भारत की भूमिका क्या है, आगे आ रही है। बहुआयामी योगदान, विज्ञान, तकनीक, अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, सहयोग, ये सारी की सारी की हैं जो आप देखेंगे कि भारत की बढ़ती ताकत का क्या है, प्रतीक है। ये सारी की सारी चीजें जो मैं आपको आज बता चुका हूं, ये संभवतः आपको शायद देखने को न मिलती।
लेकिन आज मैंने बता दिया, आपको पता लग गया है। तो दोस्त, अब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अगर मज़ा आ रहा है तो। मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसे सब्जेक्टों को बहुत ज़्यादा, ये बहुत लोग मानते हैं कि टफ टॉपिक मज़ा बहुत आता है। मुझे इतना मज़ा आता है, फिज़िक्स का कोई भी टॉपिक हो, है ना? स्पेस एक्सप्लोरेशन से जुड़ी कोई भी आपके पास जानकारियाँ हों, मैं आपको इस तरीके से बताऊँगा कि आपको लगेगा अरे! बड़ा ही झंडू नित्यम टाइप का मामला था। ठीक है? तो आपको ये चीज़ समझना है, बाकी कल फिर मिलेंगे इसी समय। ज़्यादा तनाव ना लेते हुए हम यहीं खत्म कर रहे हैं। धन्यवाद।